दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लिविंग गॉड और इस कहानी को लिखा है लेफ्केडियो हर ने। ये कहानी है जापान की और जापान में ना अर्थक्वेक्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जितने अर्थक्वेक जापान में आते हैं उतने शायद पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री में नहीं आते। सुनामी आती है यहाँ पे, तूफान आता है। और आपको पता होगा कि जापान दुनिया का एक लौता देश है जहाँ पर एटम बॉम्ब फेंका गया था, हिरोशिमा और नागासाकी पे। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि लाख तकलीफ़ों के बावजूद भी जापान खड़ा रहा सर उठा के। यहाँ के लोगों में ना हिम्मत बहुत है। चाहे नेचर की तरफ से कितना ही जुल्म क्यों ना हो, कितनी ही तबाही क्यों ना हो, लेकिन ये लोग हमेशा परेशानियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। ये कहानी भी जापान में आई हुई सुनामी से रिलेटेड है और इस कहानी के हीरो हैं हामागुची गोही। हामागुची गोही एक जीते जागते भगवान हैं, अ लिविंग गॉड। भगवान इसलिए कहा गया इन्हें क्योंकि इन्होंने अपने गांव वालों की जान को बचाया था। इनके गांव में सुनामी आई थी और इन्होंने अपने गांव के 400 लोगों की जान को बचाया था। तब से गांव वाले इनको भगवान मानने लगे, इनका मंदिर बनवाया और इनको पूजने लगे। तो हम इस कहानी में जानेंगे कि कैसे हामागुची गोही अपने गांव वालों की जान को बचाते हैं सुनामी से। मज़ा आएगा आपको ये कहानी सुन के। कुछ बहुत 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 ज़रूरी बातें हैं आपको बतानी है, ध्यान से नोट करते चलना उन बातों को। और कहानी क्योंकि जापान की है तो यहाँ पे ना जैपनीज़ टर्म्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, और वो सभी जैपनीज़ टर्म्स आपके स्क्रीन के ऊपर आएंगी लिखी हुई, मीनिंग भी बताऊंगा उनका मैं। तो आपको करना क्या है, सारी जैपनीज़ टर्म्स को नोट डाउन कर लेना, एक कॉपी में लिख लेना, उनका मीनिंग भी लिखना साथ में। एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। न जाने कब से, पता नहीं कितने टाइम से जापान में टाइडल वेव्स आ रही हैं। टाइडल वेव्स का मतलब है सुनामी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो तबाही मचा देती हैं। देखो, सुनामी के आने का मेजर रीज़न है या तो अर्थक्वेक या फिर आती है सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन की वजह से। ये दोनों रीजंस होते हैं। सबमरीन वॉल्केनिक एक्शन का मतलब है वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है पानी के अंदर। देखो मैं समझाता हूँ आपको। समुंदर में लहरें तो बनती हैं, पानी आता है जाता है, आता है जाता है समुंदर के किनारे पे। लेकिन अगर समुंदर में डिसरप्शन हो जाती है, समुंदर हिल जाता है अर्थक्वेक की वजह से, तो फिर क्या होता है, समुंदर का पानी पीछे की ओर जाता है, पीछे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, और फिर एकदम से ज़ोर से आता है पानी। और पीछे होके जब एकदम से ज़ोर से आता है ना तो तबाही मचा देता है, सुनामी आ जाती है। इसी को सुनामी कहते हैं। जैसे आपने तीर चलते हुए देखा है, तीर को पीछे खींचा जाता है और फिर जब एकदम से छोड़ा जाता है तो बहुत तेज़ से जाता है तीर। बिल्कुल ऐसे ही सुनामी में होता है, समुंदर का पानी पीछे जाने लगता है और फिर बहुत ज़ोर से आता है आगे, और कई किलोमीटर तक जो कुछ भी होता है ना उसको तबाह कर देता है। अब जापान में आखिरी सुनामी आई थी 17 जून 1896 की एक शाम को। दोस्तों मेरी बात समझो ध्यान से, बहुत बहुत ज़रूरी बात आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, ये कहानी लिखी गई थी 1897 में, तो उस वक्त के हिसाब से आखिरी सुनामी आई थी जापान में 1896 में। उसके बाद भी जापान में बहुत सारी सुनामी आई हैं। आखिरी सुनामी मुझे याद है 2011 में आई थी। लेकिन कहानी क्योंकि 1897 में लिखी गई है तो राइटर के हिसाब से जो आखिरी सुनामी होगी वो 1896 की होगी। तो उस हिसाब से जिस दौर में ये कहानी लिखी गई है उस हिसाब से 1896 में आखिरी सुनामी आई थी 17 जून को। और ये सुनामी 200 माइल्स लॉन्ग सुनामी थी, जो कि नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस मियागी, इवाटे और आमोरी में आई थी। मियागी, इवाटे और आमोरी ये तीनों जगहों के नाम हैं जहाँ पर सुनामी आई थी। प्रोविंसेस हैं, जैसे सिटीज़ होती हैं ना हमारे यहाँ पर, आगरा हो गई, लखनऊ हो गई, मुंबई हो गई, वैसे ही मियागी, इवाटे और अमोरी 3 जगहों के नाम हैं और ये नॉर्थ ईस्ट साइड में पड़ते हैं। इस सुनामी ने भयंकर तबाही करी है सारे गांव और शहरों में, और लगभग 30,000 लोग इस सुनामी में मर गए। जी हाँ, 30,000 लोग। अब यहाँ पर राइटर याद कर रहे हैं हामागुची गोही की कहानी को, जो कि सुनामी से रिलेटेड है। यहाँ पर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दो आप, बहुत ज़रूरी बात आपको बता रहा हूँ। जो कहानी आपको सुनाई जा रही है ना, ये कहानी 1896 की नहीं है। यहाँ पर 1896 का बताया जा रहा है कि 1896 में जो आखिरी सुनामी आई थी उसमें बहुत तबाही हुई थी, लेकिन कहानी किसी और दौर की है, किसी और जगह की है। राइटर ने सिर्फ स्टार्टिंग में आपको बताया 1896 के सुनामी के बारे में कि आखिरी बार सुनामी आई थी तो इतनी ज़्यादा वहाँ पे तबाही हुई थी जापान में। लेकिन अब जो कहानी शुरू होगी ना वो अलग जगह की है, अलग टाइम की है, और ये टाइम है मीजी पीरियड के पहले का। अब ये मीजी पीरियड क्या होता है?
दोस्तों जापान में 1868 से लेके 1912 की पीरियड को कहा गया है मीजी पीरियड। मीजी पीरियड इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इस पीरियड में जो जापान के एम्परर थे उनका नाम था मीजी। समझ में आ रहा है आपको? तो मीजी पीरियड से पहले की कहानी है और कहानी के हीरो कौन है? हामागुची। हामागुची उस टाइम बूढ़े थे जब सुनामी आई थी और सुनामी की वजह से वो फेमस हो गए थे। फेमस इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अपने गांव वालों की जान को बचाया था, मैंने आपको बताया। तो हामागुची गोही एक बूढ़े इंसान हैं और अपने गांव के बड़े इन्फ्लुएंशियल रेजिडेंट हैं, मतलब चौधरी हैं, उनका दबदबा है गांव में, लोग उन्हें मानते हैं। कई सालों से ये गांव के मुरूसा रहे हैं। मुरूसा का मतलब होता है हेडमैन, गांव के मुखिया। और जितने लोग हामागुची गोही की रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही पसंद भी करते हैं, मतलब दिल से चाहते हैं लोग इन्हें। ऐसा नहीं था कि लोग सामने सामने से रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उन्हें दिल से पसंद करते थे, दिल से उन्हें अपना मुखिया मानते थे। और लोग उन्हें ओजीसन पुकारते थे। ओजीसन का मतलब होता है ग्रैंडफादर। दोस्तों हामागुची गोही गांव के सबसे अमीर किसान थे, बहुत पैसा था इनके पास में और इसी वजह से इन्हें चोजा भी कहा जाता था। जैपनीज में चोजा का मतलब होता है रईस इंसान, पैसे वाला इंसान। तो ये तीनों नाम नोट कर लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। इनका मीनिंग भी लिखना साथ में। इन तीनों नाम से हामागुची गोही को जाना जाता था। हामागुची गोही छोटे किसानों को एडवाइस भी करते थे। जैसे कोई किसान है, उसको चावल की खेती उगाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो उसको एडवाइस देंगे कि बेटा तुम ऐसे उगाओ, ये काम करो, क्योंकि उनके पास में सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे फार्मर हैं। और किसानों के बीच में जब आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता था उसको भी सुलह कराते थे। और अगर किसी किसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उसको पैसे भी देते थे। और इसके अलावा छोटे किसानों का चावल भी ज़्यादा से ज़्यादा दाम में बिकवाते थे। कोशिश करते थे कि किसान को मैक्सिमम पैसा मिले चावल का। दोस्तों अब कहानी में हामागुची गोही जहाँ पर रहते हैं वहाँ की ज्योग्राफी बता रहे हैं। हामागुची's big thatched farmhouse stood at the verge of a small plateau overlooking a bay. हामागुची's big thatched farmhouse. Thatched मतलब होता है छप्पर वाला मकान। छत जो होती है ना वो पक्की नहीं होती, छत के ऊपर घास फूस डली हुई होती है। जैसे हमारे घर में पत्थर की बनी हुई होती है ना पक्की छत, वैसी नहीं होती। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इस तरह की होती है, इसके ऊपर छप्पर डला हुआ है, घास फूस है यहाँ पे, और इसे ही थैश्ड कहते हैं। तो हामागुची का छप्पर वाला फार्म हाउस बहुत ही बड़ा था। स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो का मतलब है कि हामागुची का बड़ा सा छप्पर वाला फार्म हाउस प्लेटो के किनारे पर बसा हुआ था। वर्ज का मतलब यहाँ पर है किनारा, और प्लेटो देखो इस तरह का होता है, ज़मीन से उठा हुआ होता है, छोटी सी चट्टान जैसी होती है, ये ज़मीन के ऊपर होती है, ठीक है। स्टूड एट द वर्ज ऑफ अ स्मॉल प्लेटो का मतलब यहाँ पर है कि हामागुची का जो बड़ा सा छप्पर वाला फार्म हाउस है ना, वो प्लेटो के किनारे पर बसा हुआ था, ओवरलुकिंग अ बे। और वहाँ से हामागुची के फार्म हाउस से खाड़ी दिखाई देती थी। बे कहते हैं जब समुंदर के किनारे पे ज़मीन का कर्व बनता है, उसे बे कहते हैं। जैसे ये देखो ज़मीन है ना, यहाँ पे इसका कर्व बन रहा है, इसे कहते हैं बे। तो हामागुची का फार्म हाउस क्योंकि ऊंचाई पे बना हुआ था, किनारे पे बना हुआ था, इसलिए वहाँ से बे दिखाई देता था, समुंदर दिखाई देता था वहाँ से। ये लाइन मैंने जानबूझ के आपको इतना डिटेल में पढ़ाई है क्योंकि आखिर में जब हामागुची अपने गांव वालों की जान को बचाएगा तो आपको पता होगा कि उनका फार्म हाउस ऊंचाई पे था, किनारे पे था और वहाँ से समुंदर दिखाई देता था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसलिए इसको समझाना बहुत ज़रूरी था। प्लेटो के किनारे पर उनका फार्म हाउस बना हुआ था और उस प्लेटो पर ज़्यादातर चावल उगाया जाता था। दोस्तों प्लेटो की 3 साइड्स पहाड़ों से सराउंडेड थीं और उन पहाड़ों में घना जंगल था। ठीक है, 3 साइड्स मैंने आपको बताई कि प्लेटो की पहाड़ों से और जंगलों से ढकी हुई हैं, सराउंडेड हैं। From its outer verge, the land sloped down in a huge green concavity, as if scooped out to the edge of the water, and the whole of this slope, some 3/4 of a mile long, was so terraced as to look, when viewed from the open sea, like an enormous flight of green steps, divided in the center by a narrow white zigzag, a streak of mountain road. दोस्तों बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये है प्लेटो, ठीक है, और मैंने इसके बिल्कुल किनारे पर आपको बताया था कि हामागुची का घर है।
अब इसके घर के यहाँ से करीब बिल्कुल कोने पे से ऐसे ढलान निकल रही है, नीचे की ओर ढलान जा रही है और नीचे विलेजर्स के घर हैं। ये हो गए विलेजर्स के घर। यहाँ पर है समुंदर, ये सारा पानी है, ठीक है। और ये जो ढलान निकल रही है ना नीचे, यहाँ पे बड़े बड़े स्टेप्स हैं। टेरेस फार्मिंग आपने सुना होगा, और इन्हीं स्टेप्स के बीच में से एक जिगजैग करके रोड जा रहा है वाइट कलर का। अगर सी से देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की ओर जा रही हैं, और इसके बीच में एक वाइट कलर का जिगजैग रोड है। और ये एरिया जो ढलान है ना, ये थोड़ी खोखली है। जैसे आइसक्रीम होती है ना, आइसक्रीम का स्कूप निकालते हैं, मान लो ये आइसक्रीम है, ऐसे स्कूप निकालोगे तो एक हल्का सा गड्ढा हो जाएगा, थोड़ी सी खोखली हो जाएगी वहाँ से। तो वही कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा खोखला है ये एरिया, और बड़े बड़े स्टेप्स लगते हैं, ऐसा लगता है बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं अगर सी से देखा जाए, और उसके बीच में ऐसा जिग जैग करके रोड है। मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो ये प्लेटो है, किनारे पर हामागुची का घर है, और ये ढलान जा रही है, नीचे विलेजर्स के घर हैं, यहाँ पे समुंदर है किनारे पे, और समुंदर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े बड़े स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, हरी भरी सीढ़ियाँ हैं, और इनके बीच में ये जिगजैग रोड जा रहा है जो इन बड़े बड़े स्टेप्स को डिवाइड कर रहा है, इसके बीच में से जा रहा है, ठीक है। दोस्तों उस गांव में 90 घर थे, और वो सभी 90 के 90 घर छप्पर वाले थे। जैसे फार्म हाउस में मैंने हामागुची का घर दिखाया था छप्पर वाला, वैसे छप्पर डला हुआ था सभी के घरों में। और वहाँ पर ना एक शिंटो मंदिर था। शिंटो एक रिलीजन है जापान में, उसको फॉलो किया जाता था उस जगह पे, लोकल रिलीजन था वहाँ का शिंटो। अब एक शाम क्या होता है दोस्तों, पतझड़ का सीज़न था, तो पतझड़ की एक शाम की बात है, हामागुची अपनी बालकनी में खड़े हुए थे। उस दिन सभी गांव वाले ना जश्न मना रहे थे। जश्न इसलिए मना रहे थे क्योंकि फसल बहुत अच्छी कटी थी, बहुत ज़्यादा चावल उगा था उस फसल में, तो सभी लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन हामागुची जश्न मनाने के लिए नीचे नहीं गए, दरअसल उनकी तबीयत ख़राब थी उस दिन, तो इस वजह से वो फार्म हाउस पर ही थे। लेकिन हामागुची के बाकी सभी घर वाले चले गए थे जश्न मनाने के लिए। उनके साथ में बस एक ग्रैंडसन था, पोता था उनका, जिसकी उम्र 10 साल थी। तो हामागुची अपनी बालकनी में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं जश्न मनाते हुए लोगों को। गांव के सभी लोग कोर्ट ऑफ द उजीगामी जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि उजीगामी उनके गॉड हैं। तो डांस करते हुए जा रहे हैं, जश्न मनाते हुए जा रहे हैं, और खूब मज़े में हैं लोग। हामागुची बालकनी से देख रहे थे छतों पर जश्न में लहरा रहे झंडों को। जो फेस्टिवल बैनर्स हैं ना, उन्हें जैपनीज़ में कहा गया है नोबोरी। और पेपर लैंटर्न्स को भी बांध रखा है बांस के खंभों पर। लोग बड़े चमक धमक रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, तो जश्न का सारा नज़ारा हामागुची देख रहे हैं। दोस्तों उस दिन का मौसम ना परेशान कर रहा था, बेहाल कर रहा था। हवा में ना भारीपन था, गर्माहट थी, गर्म हवा चल रही थी। और जापानी किसानों के मुताबिक ऐसी हवा तब चलती है कुछ सीजन्स में जब अर्थक्वेक आने वाला होता है। देखो जापान में अर्थक्वेक आता रहता है, उन्हें पता है कि अर्थक्वेक आने से पहले क्या होता है, किस तरह का मौसम होता है, किस तरह की हवाएं चलती हैं, उन्हें बहुत एक्सपीरियंस है इस बात का। तो ये मौसम, ये गर्म हवा बता रही थी कि अर्थक्वेक आने वाला है, और वही हुआ जिसका संकेत मिल रहा था। भूकंप आया। हालांकि भूकंप बहुत हल्का था, कोई भी डरा नहीं अर्थक्वेक से। जापानियों के लिए तो बड़ा हल्का सा भूकंप था, आम सी बात थी। लेकिन हामागुची, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों अर्थक्वेक्स को महसूस किया था, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उनके लिए ये अजीब सा एक्सपीरियंस था। देखो गांव वाले तो जश्न मना रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें लगा कि छोटा सा अर्थक्वेक है, आया और चला गया, मामूली सा भूकंप है। और भूकंप वाकई में बहुत हल्का था। लेकिन हामागुची को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सैकड़ों अर्थक्वेक्स को एक्सपीरियंस किया था। तो आज जो अर्थक्वेक आया है ना, ये बड़ा ही अजीब था उनके लिए। हल्का तो था भूकंप, लेकिन लंबा बहुत था। देखो अर्थक्वेक आता है, एकदम से आता है और चला जाता है, लेकिन ये वाला भूकंप हल्का था, लेकिन बहुत देर तक रहा, ये लंबा चला।
हामागुची को ऐसा लगा कि शायद कहीं दूर कुछ बहुत बड़ा हुआ है, कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया है और उस बड़े अर्थक्वेक के छोटे हल्के झटके हमें महसूस हुए हैं। घर में थोड़ी सी दरारें पड़ी, हल्का सा मकान हिला, सब कुछ नॉर्मल हो गया, पहले जैसा हो गया। इसके बाद अब जैसे ही अर्थक्वेक थमा तो हामागुची की चिंतित आंखें गांव वालों की तरफ मुड़ी। अक्सर होता है ना कि हम कोई चीज़ घूर के देख रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मान लो आप कैंटीन में गए हो, आपने देखा कि कोई गर्मा गर्म चिकन बर्गर खा रहा है वहाँ पे, और आपकी आंखें जम गई चिकन बर्गर के ऊपर, घूर के देखा आपने उस चिकन बर्गर को। लेकिन अब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कुछ और दिखाने लगा, आपके सेंसेस आपको कुछ और बताने लगे। आप सोचने लगे कि यार चिकन को तो स्टेरॉइड लगाया जा रहा है, तरह तरह के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उन्हें बीमारी हो रही है इसको खा के, बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में खर्चा कितना होगा। समझ में आ रहा है आपको? चिकन बर्गर को आप घूर रहे हो लेकिन आपके दिमाग आपको हॉस्पिटल दिखा रहा है, बिल्स दिखा रहा है, कहीं और ही पहुंच गए आप। तो हामागुची देख तो रहे गांव वालों को लेकिन उनका ध्यान कहीं और पर था, उन्हें कुछ अजीब लग रहा था, उनकी आंखें परेशान थीं, कुछ तो अजीब था। उन्होंने खड़े होकर समुंदर की ओर देखा। समुंदर एकदम से काला हो गया था और अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, और ऐसा लग रहा था कि समुंदर की लहरें हवाओं के अगेंस्ट में बह रही हैं। देखो, जिस तरफ की हवा होती है ना उस तरफ लहर जाती है, लेकिन इस बार अजीब था, ऐसा लग रहा था कि जिस तरफ की हवा है उसके अगेंस्ट में लहरें बह रही हैं, और समुंदर जो था वो ज़मीन से दूर भाग रहा था, पीछे की ओर जा रहा था समुंदर। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना तीर चलाने का, तीर चलाने के लिए पहले उसको पीछे खींचा जाता है, पीछे खींच के उसको फिर छोड़ा जाता है, एकदम से जाता है तीर। बिल्कुल वैसे ही है यहाँ पे, पानी पीछे की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और फिर एकदम से बहुत ज़ोर का वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो तबाही मचा देगा, कई किलोमीटर तक आगे जाएगा। दोस्तों, बहुत कम टाइम में ही गांव वालों ने नोटिस किया कि कुछ तो अजीब हो रहा है, यहाँ पे चमत्कार हो रहा है, समुंदर का पानी पीछे की ओर जा रहा है। इस तरह से अभी तक किसी भी गांव वाले ने समुंदर के पानी को पीछे की ओर जाते हुए नहीं देखा था, ये पहली बार हो रहा था उनके सामने। सभी गांव वाले समुंदर के किनारे पे जाने लगे, देखने लगे कि क्या हो रहा है ये। और कुछ लोग तो जो खाली हो गया था ना एरिया, ज़मीन खाली हो गई थी, पानी पीछे चला गया था, तो वहाँ पर पहुँच गए खाली ज़मीन पे। मज़े ले रहे हैं लोग, मज़ा आ रहा है लोगों को कि ये हो क्या रहा है, चमत्कार हो रहा है भाई, यहाँ पे तो पानी पीछे जा रहा है समुंदर का। और अब क्योंकि पानी पीछे की ओर चला गया तो ज़मीन पर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगीं, ऐसी ऐसी चीज़ें मिलने लगीं जो पहले कभी नहीं देखी गई थीं। रिप्ड सैंड लिखा हुआ है यहाँ पे। रिप्ड सैंड देखो ऐसी होती है, जब पानी हटा तो इस तरह से रेत दिखाई देने लगी ज़मीन पे, और घास से ढकी हुई चट्टानें, पत्थर वहाँ पे दिखाई देने लगे। उस नज़ारे को हामागुची की आंखें तो देखती की देखती रह गईं, बड़ा शौक थे वो। और नीचे गांव वालों में से किसी को भी ये नहीं पता था कि ये जो पीछे जा रहा है समुंदर, इसका मतलब क्या है, क्यों जा रहा है पानी पीछे, ये क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। हामागुची ने खुद इस तरह का मंजर पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन हामागुची को बचपन में उनके दादा ने जो बातें बताई थी ना, वो बातें उन्हें अभी तक याद थीं। देखो, हमें हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो होता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बड़े हमें बताते हैं, अपने बड़ों के एक्सपीरियंसेस से हम उन चीज़ों को सीखते हैं। तो हामागुची को भी उनके दादा ने बताया था समुंदर के बारे में। हामागुची ने खुद कभी सुनामी को नहीं देखा था, लेकिन दादा ने बताया था कि सुनामी आती है तो कैसे समुंदर बिहेव करता है, किस तरह से पानी पीछे जाता है। और हामागुची जानते थे समुंदर की सभी चालों को, उन्हें पता था कि समुंदर किस तरह से बिहेव करता है, और वो समझ गए थे कि ये समुंदर क्या करने जा रहा है। वो समझ गए थे कि ये पानी पीछे जा रहा है तो बहुत ज़ोर से वापस आएगा लौट के। देखो, उस ज़माने में अगर गांव वालों को कोई भी संदेश देना होता था तो मंदिर की घंटी को बजाया जाता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हामागुची के पास में इतना टाइम नहीं था कि वो मंदिर में जाएं, पंडित जी को समझाएं कि घंटा क्यों बजाना है, फिर पंडित जी जाएं घंटा बजाने, बहुत टाइम लग जाएगा भाई, इतना टाइम नहीं है उनके पास में, उन्हें तो अभी करना है जो करना है फटाफट। तो हामागुची ने जल्दी से अपने पोते को बुलाया, दादा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मेरे लिए एक मिसाल जला दो, जल्दी करो। ताडा को बुलाया, कहा कि मेरे लिए जल्दी से एक मिसाल को जला दो। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाइन टॉर्चेस, जिन्हें जापानीज में कहते हैं ताइमात्सु, तो बहुत सारे समुंदर के पास में जो घर हैं वो पाइन टॉर्चेस को रखते थे अपने पास में,
और ये काम आते थे तूफ़ानी रातों में या फिर शिंटो फेस्टिवल में काम आते थे। तो बच्चा जल्दी से एक पाइन टॉर्च को जला के लेके आया और बूढ़ा हामागुची उस मशाल को लेके खेतों की ओर भागा। खेतों में सैकड़ों चावल के कट्टे रखे हुए थे और लगभग हामागुची का सारा पैसा उन चावलों में इन्वेस्टेड था। पूरा पैसा लगा हुआ था हामागुची का। बहुत सारे कट्टे थे चावल के और ये सभी कट्टे ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ार कर रहे थे, मतलब मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। फसल को काट के साफ करके धूप में सुखा के बिल्कुल तैयार कर रखा था कट्टों में पैक करके। तो हामागुची ने क्या करा, जो प्लेटू के किनारे पर रखे हुए थे ना कट्टे, उन पर आग लगाना शुरू कर दी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि हामागुची प्लेटू के किनारे पे रहते हैं और वहाँ से समुंदर दिखाई देता है। अब किनारे पे रखे चावलों के कट्टों में जब आग लगेगी तो सबसे पहले नीचे वालों को दिखाई देगा। अगर पीछे वाले कट्टों पे आग लगेगी तो बहुत टाइम लगेगा आग को आगे पहुँचते पहुँचते। तो उन्होंने क्या करा, जो सबसे किनारे पे कट्टे रखे हुए थे चावल के, उनमें आग लगानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कट्टे में आग लगाते चले गए। जितनी तेज़ वो उस उम्र में आग लगा सकते थे उतनी तेज़ी से उन्होंने आग को लगाया। बेचारे बूढ़े हैं ना, और उस दिन तो तबीयत भी ख़राब थी उनकी, तो जितना तेज़ी से आग को लगा सकते थे उतनी तेज़ी से उन्होंने आग को लगाया। द सन ड्राइड स्टॉक्स कॉट लाइक टिंडर। सन ड्राइड स्टॉक्स का मतलब है उस चावल को, उस फसल को धूप में सुखा रखा था और उसने आग को ऐसे पकड़ा जैसे कि टिंडर। टिंडर कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी से आग पकड़ ले, बहुत जल्दी से जल जाए। तो फटाफट से जल गई वो फसल। तो कहने का मतलब यह है कि सूखी फसल थी, सूखा चावल था, फटाफट से उसने आग को पकड़ लिया। अब समुंदर से जो तेज़ हवाएं चल रही थी ना, उन हवाओं ने आग को भड़का दिया और वो आग ज़मीन में फैल गई। हवाओं ने भड़का दिया आग को और कुछ ही देर में ढेरों चावलों में आग लग गई। जब इतनी बड़ी आग लगी तो बहुत धुआं उठा, धुएं के बादल बन गए वहाँ पे। ताडा, जो कि 10 साल का पोता है हामागुची का, वो ये सब देख के चौंक गया, बहुत डर गया। अपने दादा हामागुची के पास में भागता हुआ गया और चिल्लाने लगा, ओजी-सान क्यों, ओजी-सान क्यों क्यों कर रहे हो। ओजी-सान मैंने आपको बताया है कि एक जैपनीज टर्म है जिसका मतलब होता है ग्रैंडफादर। लेकिन हामागुची ने अपने पोते को कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास में इतना टाइम नहीं था कि वो अपने पोते को समझाएं। वो सिर्फ अपने गांव के 400 लोगों को बचाने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, कुछ देर तक तो वो बच्चा चावल में लगी आग को देखता रहा, खड़े होकर देखता रहा। उसके बाद वो रोने लगा और घर की ओर भागा। उसे लग रहा था कि उसके दादाजी पागल हो चुके हैं। दूसरी तरफ हामागुची आग लगाने में लगे पड़े, एक के बाद एक कट्टों में आग लगाए चले जा रहे हैं। और तब तक आग लगाई उन्होंने जब तक उनका खेत ख़त्म ना हो गया, मतलब पूरी फसल में आग लगा दी। इसके बाद उन्होंने मशाल फेंक दी और फिर इंतज़ार किया। दोस्तों, मंदिर में जो सहायक होते हैं ना, देखो एक होते हैं बड़े पंडित और एक होते हैं छोटे पंडित। छोटे पंडित सहायक होते हैं, असिस्टेंट होते हैं बड़े पंडित के। तो मंदिर में जो सहायक थे ना, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है एकेलाइट, तो एकेलाइट ने देखा कि हामागुची के घर पर आग लगी है भयंकर, और बड़े घंटे को वो बजाने लगे। हामागुची का यही प्लान था कि मैं बहुत बड़ी आग को लगा दूं ताकि मंदिर के पुजारी देखें, घंटे को बजाएं, लोग देखें आग को तो दौड़े चले आएं ऊपर की ओर। अगर मंदिर में जाएंगे समझाएंगे तो बड़ा टाइम लग जाता समझाने में। तो आग लगाई ताकि सभी लोग सावधान हो जाएं और ऊपर दौड़े चले आएं। अब हामागुची ने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इसके बाद में लोगों का ध्यान गया, लोगों ने देखा कि आग लग गई हामागुची के घर पे। तो गांव के सभी लोग ऊपर हामागुची के घर की ओर भागने लगे। हामागुची ने देखा कि कैसे गांव वाले जल्दी जल्दी ऊपर आ रहे हैं समुंदर के किनारे से। उन लोगों की भीड़ को ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे मानो चींटियों का झुंड आ रहा हो। हामागुची के लिए वो वक्त बहुत लंबा था। देखो, ये बड़ा टेंशन का टाइम होता है। जैसे आप इंटरव्यू के लिए बाहर बैठे हुए हो तो बहुत लंबा वक्त होगा, वो गुजरेगा ही नहीं, एक एक सेकंड भारी होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, एक एक पल भारी हो रहा है हामागुची को। वो चाहते हैं कि जल्दी से सब लोग ऊपर आ जाएं। सूरज डूब रहा था, रात हो रही थी और समुंदर अभी भी पीछे की ओर जा रहा था। दोस्तों, हामागुची को बहुत देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ा। बहुत जल्दी पहली गांव की टोली आ गई वहाँ पे। मतलब कुछ गांव के लोग थे हामागुची के पास में, वो बहुत जल्दी पहुँच गए। ये 12 तेज जवान किसान थे। जवान है, फुर्तीले हैं, तभी तो सबसे पहले पहुँच गए ऊपर। ये 12 किसान जल्द से जल्द आ गए उनके पास में और आग बुझाना चाहते थे आते ही। लेकिन चोजा ने मना कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हामागुची को चोजा भी कहा जाता है। चोजा ने कहा, लड़कों जलने दो आग को,
मुझे पूरा गांव यहाँ पर चाहिए। आपकी बुक में लिखा हुआ है मूरा। मूरा एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है विलेज। तो हामागुची कहते हैं कि मुझे पूरा का पूरा गांव यहाँ पर चाहिए। आग को जलने दो, सभी लोगों को आने दो यहाँ पे, एक बहुत बड़ा खतरा है। एक और जैपनीज टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, टाहिंदा। थोड़ी प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ हो सकती है। टाहिंदा का मतलब भी होता है बहुत बड़ी परेशानी। इन सभी जैपनीज टर्म्स को आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में लिखते चलो और वर्ड मीनिंग भी लिखो साथ में। दोस्तों, इस कहानी के 2 पार्ट्स बनेंगे। दूसरे पार्ट में मैं ख़त्म कर दूंगा पूरी कहानी। देखो, छोटे छोटे पार्ट्स बनाता हूँ तो आपको भी आसानी होती है देखने में। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो लेफ्ट साइड में वीडियो आ रही है ये है अ लिविंग गॉड का सेकंड पार्ट, और जो राइट साइड में प्लेलिस्ट आ रही होगी ये प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो ISC इंग्लिश के सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे बहुत ही आसान लैंग्वेज में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ पढ़ाऊँगा मैं। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।